हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए पर डे कुछ ना कुछ नया वीडियो लेके आता हूं, तो आज हम लोग इस चैनल पे एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। कई लोगों ने कमेंट किया कि सर केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया जाए, तो मैंने सोचा कि चलिए जब इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट है तो इसको शुरू कर ही दिया जाए। तो आज इस चैनल पे क्लास 10th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं रसायन शास्त्र, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो इस सब्जेक्ट को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 1। ठीक है, इसमें टोटल देखिए 5 चैप्टर है। ठीक है, और 5 चैप्टर का ये पहला चैप्टर है और इसका ये पार्ट 1 है। ठीक, हम लोग इस चैप्टर को 3 पार्ट में, यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 पार्ट में इस चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद में पार्ट 4 में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टोटल जो भी इस चैप्टर से संभावित प्रश्न हैं उनका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, यानी कि टोटल 4 पार्ट बनने वाले हैं इस चैप्टर के। तो चलिए हम पार्ट 1, चैप्टर का नाम हमारा है पहला रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल मतलब हो गया रासायनिक, और अभिक्रियाएं का होता है रिएक्शंस, एवं का एंड, और समीकरण का इक्वेशन। तो बिना टाइम गंवाए चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्या होता है और इस चैप्टर में क्या क्या है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग, अच्छा लगता है कि आप लोग जब किसी वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही साथ आप अगर इस पर कोई अपना कमेंट देते हैं कि मतलब आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि अगला वीडियो बनाने का एक क्या होता है ना कि इच्छा जगता है, मतलब अंदर से एक मन में आता है, उत्साह बढ़ता है कि वीडियो बनना चाहिए। ठीक है ना। उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि देखिए इस चैनल पे क्लास 9 से लेकर क्लास 12th के सभी विषय, साथ ही साथ सीटेट का सभी विषय और लूसेंट का भी तैयारी इस पर कराया जाता है। हाँ, आप ये केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का चैप्टर 1 के वीडियो अपलोड हुए हैं, 6 या 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं उसका चैप्टर 1 का, तो आप उसका भी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हिंदी कोई भी सब्जेक्ट, एसएफ का मैथ हो, एनसीईआरटी का मैथ हो, कोई भी है, टोटल का टोटल इस चैनल पे आपको कराया जाता है। हाँ, जो वीडियो अभी पूरा नहीं हुए हैं तो वो जल्द ही अपलोड हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बनाने में, टाइपिंग में थोड़ा सा समय लगता है, तो जल्द ही जल्द मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, मतलब केमिस्ट्री क्या है। कहने का अर्थ है कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पहले जान लें कि केमिस्ट्री होता क्या है। ठीक है ना। वैसे देखिए किसी भी सब्जेक्ट का कोई मतलब डिफिनीसन जो है वो मतलब परफेक्ट नहीं होता है, एकदम आप नहीं कह सकते हैं कि इसका ये जो परिभाषा एकदम यही होगा, ऐसा नहीं है। हर आदमी अपने अपने तरीके से इसका डिफिनीसन दिया हुआ है, तो डिफिनीसन कोई गलत नहीं होता है, अपने हिसाब से हर आदमी का डिफिनीसन सही होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तत्वों तथा यौगिकों की अभिक्रियाएं तथा उनके बीच बंधन की जानकारी हासिल करते हैं। मतलब कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि विज्ञान के अंतर्गत केमिस्ट्री आता है, विज्ञान 3 पार्ट में बटा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ये हमारा केमिस्ट्री है। तो उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के हम इसमें तत्वों के बारे में पढ़ते हैं, यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं, उनके बीच क्या क्या बंधन है, क्या क्या रिएक्शन होता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। ठीक है ना। अब तत्व क्या है, यौगिक क्या, आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं, और जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं, मिश्रण, ऐसा ही बहुत सारी चीज़ आप लोगों ने 9th में पढ़े होंगे। ठीक है ना। तो चलिए दूसरा इसका क्वेश्चन है, जो हमारा चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है ना, यानी केमिकल रिएक्शन क्या है। तो कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कि दो या दो से अधिक तत्व, कम से कम दो होने चाहिए या दो से अधिक हो, अगर दोनों मिलके एक नया पदार्थ बना दिया तो उसको हम लोग कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। क्या हुआ है जी, रासायनिक अभिक्रिया। जैसा कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है C+O2। ठीक है, तो C मतलब होता है कार्बन, यहाँ पे जिसके मैंने लिख भी दिया है कार्बन। O मतलब होता है ऑक्सीजन, O2, यानी कार्बन का एक भाग और ऑक्सीजन का दो भाग आपस में मिल गया तो बना दिया CO2। यहाँ पे तीर का निशान दिख रहे हैं ना आप लोग, ये जरूर होना चाहिए।
तो CO2 बन गया, तो इसका नाम हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब पहले था ये अलग अलग जब था तो कार्बन पढ़ा जा रहा था और ऑक्सीजन, लेकिन जब ये दोनों आपस में मिल गया तो मिलने के बाद ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा परिभाषा भी क्या कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, तो यहाँ पे एक तत्व है कार्बन, दूसरा तत्व है ऑक्सीजन, आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का, तो एक नया पदार्थ बन गया CO2 का निर्माण करते हैं, तो यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो परिभाषा एकदम पूरा पूरा प्रूफ हो रहा है इस एग्जाम्पल से। तो यही बात है कि जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलेंगे तो एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, इस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल और दिए हैं, जैसे कि C मतलब कार्बन। अब इसके नीचे मैंने कार्बन नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि C का अर्थ आप समझ गए होंगे कार्बन होता है, तो आप अपने मन से यहाँ पे कार्बन लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन के नीचे O के नीचे ऑक्सीजन लिख सकते हैं। हाँ, CO वो था CO2, लेकिन ये है केवल CO, तो इसको पढ़ते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या पढ़ते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि हम लोग जो सांस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन गाड़ियों के द्वारा, किसी भी वाहन के द्वारा जो धुएं निकलते हैं ना, वो होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। दोनों में डिफरेंस क्या है कि CO2 इसमें ऑक्सीजन का 2 भाग है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन का केवल 1 ही भाग होता है, ठीक है ना। बस इतना ही का अंतर है, दोनों का नाम, दोनों का काम, दोनों का स्थान सब बदल गया। तो थोड़ा सा भी कम या अधिक होता है तो उसकी क्रिया या हर चीज़ बदल जाती है। एक एग्जाम्पल है H2, मतलब H मतलब होता है हाइड्रोजन, और O मतलब तो जान ही गए ऑक्सीजन होता है। जब ये दोनों आपस में मिलता है तो बनाता है H2O, यानी कि पानीय जल, जिसको हम लोग पीते हैं। जल ही हमारा जीवन है। तो बस इन सारे एग्जाम्पल से ये प्रूफ होते हैं कि जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलेंगे तो एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। इस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया बात? चलिए अगला टॉपिक है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा कि अभिकारक किसे कहते हैं। तो अभिकारक का अर्थ होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व या यौगिक अभिक्रिया करते हैं, मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है और उसमें जो तत्व या यौगिक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वे अभिकारक या अभिकर्मक कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे C+O2, ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, तो इन दोनों को हम कहेंगे अभिकारक या अभिकर्मक। आप इसको अभिकारक या अभिकर्मक नहीं कहेंगे क्योंकि यह अभिक्रिया नहीं कर रहा है, यह अभिक्रिया के बाद बना हुआ पदार्थ है, तो इसको आप नहीं कहेंगे अभिकर्मक या अभिकारक, आप कहेंगे इन दोनों को जो दोनों आपस में मिल रहा है। सिंपल सी पहचान है कि जब प्लस बीच में लगा हो तो समझ जाइए कि वही अभिकारक या अभिकर्मक है। मतलब दो पार्ट में और दोनों आपस में मिल रहा है, 2 से 3 4 5 कितने भी पार्ट में हो सकता है, लेकिन जिसमें प्लस लगा होता है ना, में मिल रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं अभिकारक या अभिकर्मक। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बोलते हैं इसको। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व या यौगिक अभिक्रिया करते हैं वे अभिकारक या अभिकर्मक या रिएक्टेंट कहलाते हैं। तो इससे अगर पूछा जाए कि बताइए इसमें अभिकारक या अभिकर्मक क्या है, तो आप कहेंगे C+O2। इसमें क्या है तो C+O, ये CO नहीं है, C+O है। समझ में आ गया बात? अब इसका दूसरा नाम आखिर ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि ठीक है, आपने कहा कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो अभिक्रिया करते हैं, वो अभिकर्मक या अभिकारक कहलाते हैं, तो फिर जो ये बनते हैं ये क्या होते हैं, इनका भी तो कुछ नाम होगा। तो देखिए उसको कहते हैं प्रतिफल। क्या कहते हैं? प्रतिफल। प्रतिफल कहीं कहीं लिखता है और कहीं कहीं उत्पाद लिखता है, तो दोनों एक ही चीज़ होता है, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है वह प्रतिफल या उत्पाद कहलाता है। तो देख लीजिए ये रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है C+O2 और इसके बाद एक नया पदार्थ बन रहा है CO2, तो ये प्रतिफल या क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। उसी तरह ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिल रहा है, एक नया पदार्थ बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये प्रतिफल या उत्पाद कहलाएगा। तो समझ गए होंगे कि अभिकारक प्रतिफल क्या होता है। अभिकारक का दूसरा नाम अभिकर्मक, अंग्रेजी में रिएक्टेंट बोलते हैं। प्रतिफल का दूसरा नाम उत्पाद और इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैप्टर का नाम क्या था जी? चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया तो समझ गए, और उसमें दो पार्ट है, अभिकर्मक और उत्पाद।
अब है रासायनिक समीकरण क्या होता है, चैप्टर का ही नाम है, इसको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। आप कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेत के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है, संकेत के रूप में। जैसे कहने का अर्थ देखिए, जैसे कहा जाए कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, मतलब बड़ा सा लाइन हो रहा है। अब एग्जाम्पल अगर आपको देना है तो आप कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, ऐसा बोलेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लगेगा कि किसी चीज़ का आप एग्जाम्पल नहीं बल्कि आप किसी चीज़ का परिभाषा दे रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, वो बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि छोटा सा कोई चीज़ यूज करते हैं। जैसे कि आप लोग अपना नाम है, जैसे मान लीजिए आपका नाम है मनीष, ठीक है, मनीष कुमार। तो मनीष कुमार ठीक है आप लिखते हैं, लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एम के। तो एम मतलब मनीष और के मतलब कुमार आपने लिख दिया, तो ये संकेत कहलाता है। समझ गए ना, संकेत को चिन्ह भी कहा जाता है, प्रतीक भी कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को संकेत के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसे तीर के निशान से, ध्यान रखिएगा इसको, इसे तीर के निशान से सूचित किया जाता है। जब तक तीर का निशान अगर आप किसी रासायनिक अभिक्रिया में नहीं लगाते हैं तो याद रखिएगा कि आपने रासायनिक समीकरण गलत लिखा है। अगर गलती से भी आपने तीर के निशान की जगह बराबर का चिन्ह लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। आप वहाँ पे बराबर का चिन्ह का प्रयोग न करके आप तीर के निशान का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं C+O2, तो यहाँ पे बीच में निशान देखिए किसका है, तीर का, तो बन गया CO2, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन मिला तो बना कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन बीच में क्या है, तीर का निशान है। तो ये इंडिकेट करता है कि ये रासायनिक समीकरण है। अब रासायनिक समीकरण, अब इसी को हम ऐसे पढ़ते हैं हिंदी में कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। आप उसको मत लिखो, नहीं लिखना है, आप इस जगह लिख दो सीधे कि C+O2 तीर का निशान और बन गया हमारा CO2। समझ में आ गया ना, उसी बात को बस संकेत में लिख देना है, तो इस पे आपका नंबर ज़्यादा मिलेगा। हिंदी में लिखेंगे तो गलत तो नहीं होगा, बट मतलब एग्जाम्पल वैसे देंगे तो थोड़ा सा वो टीचर को अच्छा नहीं लगेगा, आपका नंबर वो कम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना है कि आप जो भी एग्जाम्पल दें कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि आप संकेतों के रूप में दें, रासायनिक समीकरण के रूप में दें, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल देना हो तो। जैसे कि यहाँ पे H2+O तो H2O। अब इसी को हिंदी में कहना है तो कहेंगे कि जब हाइड्रोजन का 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग आपस में मिलता है तो जल का निर्माण करता है। अब इतना बड़ा एग्जाम्पल देने की क्या आवश्यकता है, सीधे लिख दीजिए H2+O, तीर के निशान H2O हो गया। तीर के निशान को अंग्रेजी में एरो कहा जाता है, कितना लोग एरो बोलते हैं, ARROW। फिर कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना देते हैं। तो सिंपल सा समझ गए होंगे बात कि रासायनिक समीकरण क्या है, कि बस रासायनिक अभिक्रिया को ही संकेत के रूप में अगर आपने लिख दिया तो वही आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है, और इसे हम लोग तीर के निशान से सूचित करते हैं। समझ में आ गया बात। चलिए अब अगला प्रश्न है हमारा कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, उसका वर्णन करना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बराबर ये पूछता है, इसको अच्छे से थोड़ा सा समझना होगा कि रासायनिक समीकरण आखिर ये मतलब कितने प्रकार के हैं और क्या क्या इसमें होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि रासायनिक समीकरण जो है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बाबू, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको कहते हैं अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब इसका हमें परिभाषा देना है संतुलित रासायनिक समीकरण का, तो हम कहेंगे कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि कोई भी आपने रिएक्शन लिखा है तो आपको तो पता है कि कोई भी रिएक्शन 2 पार्ट में है, एक है आपका अभिकारक या अभिकर्मक जिसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और एक पार्ट है आपका उत्पाद या प्रतिफल जिसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। 2 पार्ट है।
अगर दोनों साइड के तत्वों के परमाणुओं की संख्या अगर आपस में बराबर होती है तो उसे हम लोग कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, और आपस में बराबर नहीं हुई तो उसे हम कह देंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण का दूसरा नाम है कंकाली समीकरण। याद रख लेंगे, एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण का दूसरा नाम क्या है या इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो आप सीधे कहेंगे कंकाली समीकरण। दिमाग में इस चीज को आप लोग रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो मैंने ये बात बताया कि संतुलित रासायनिक समीकरण की जब अभिकारक, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भाग और ये आपका उत्पाद या प्रतिफल, अगर दोनों साइड बराबर है, जैसे आप लोगों ने तराजू देखा होगा, भोजपुरी में तरजुई कहते हैं, ठीक है ना, तो दोनों साइड का अगर मान लीजिए कि जो तरजुई बराबर हो जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे संतुलित। कोई भी सामान हम लोग खरीदते हैं तो दोनों साइड देखते हैं कि बराबर है कि नहीं, ठीक है ना, तो उसको संतुलित बोलते हैं। अगर एक साइड कम हो गया एक साइड अधिक हो गया तो वो संतुलित नहीं होकर क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। अब इसको कैसे पहचानेंगे तो चलिए बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या कितनी है तो 1 है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन कितना है इसमें तो 2 है, 2 बराबर। इधर आइए, कार्बन इसमें कै गो है, 1 गो है, प्लस ऑक्सीजन कै गो है, 2 गो है, तो 1 गो 2 गो 3 गो, 1 गो 2 गो 3 गो, यानी दोनों साइड बिल्कुल आपस में क्या है, ये बराबर है। अगर बराबर है तो संतुलित है, अगर बराबर नहीं होता, मान लीजिए कि इधर 4 हो जाता इधर 3 रहता तो ये संतुलित ना होकर क्या हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, ठीक है ना। और कोई भी अभिक्रिया, एक बात याद रखिएगा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तभी संपन्न होती है जब वह संतुलित हो। जब तक संतुलित नहीं होता है तब तक कोई भी रासायनिक अभिक्रिया पूरी नहीं होती है। इसलिए जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया कोई दिया हुआ हो और वो संतुलित नहीं है तो उसको संतुलित करना पड़ता है। संतुलित कैसे किया जाता है आगे के वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे संतुलित किया जाता है, उसका स्पेशल एक क्लास चलेगा, तो क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ देता है कई बार, तो उसको बारे में बताया जाएगा। फिलहाल इतना ही आप समझिए। यहाँ पे H2 यानी 2 भाग ऑक्सीजन हाइड्रोजन है और 1 भाग ऑक्सीजन है, यानी टोटल 3 भाग है। और इधर भी देख लीजिए 2 भाग और 1 भाग, 3 भाग, ये भी आपस में बराबर है तो ये संतुलित होंगे। अब असंतुलित की अगर बात की जाए तो असंतुलित में क्या हो जाएगा कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं होते हैं, वे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। इसे कंकाली समीकरण भी कहते हैं, जो अभी आपको मैंने बता दिया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है आपका, यहाँ पे कार्बन कितना है, 2 ठो है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो 2 2 4, तो हमारा अभिकारक आ गया 4। यहाँ पे आप कार्बन देखिए 1 और ऑक्सीजन है 2, तो 1 2 कितना आ गया, 3, तो ये आपस में बराबर नहीं है, तो ये कंकाली समीकरण हो गया, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है तो 3, लेकिन यहाँ पे ये 2 गो हाइड्रोजन 2 ठो ऑक्सीजन, तो 3 है 4, फिर भी ये बराबर नहीं है। तो मतलब बराबर नहीं होंगे तो असंतुलित और बराबर होंगे तो संतुलित। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, बस इतना ही समझना है। यहाँ पे कैसे करना है नहीं करना है नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे कि कैसे करना है, ठीक है ना। चलिए आगे समझते हैं। आज के लिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, मतलब आज के लिए पार्ट 1 का, वो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। मतलब आखिर रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। तो अभी मैंने बताया ना कि रासायनिक समीकरण को अगर संतुलित नहीं करेंगे तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि किसी भी अभिक्रिया को सही ढंग से होने के लिए अभिकारक के परमाणुओं की संख्या एवं प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। जब तक ये बराबर नहीं होगा तो कोई भी रिएक्शन, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपूर्ण नहीं हो सकती है, पूर्ण तरीके से समाप्त नहीं हो सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही। इसका नोट्स आप लोग अच्छे से बना लीजिए, फिर मिलते हैं इसके पार्ट 2 में और आगे का सारा क्वेश्चन समझते हैं।